नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वे किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये मेरी अपनी ज़िंदगी का वो सच है जिसे याद करते हो आज भी दिल कांप जाता है। दोस्तों, मैं सावित्री हूँ। उम्र 60 पार कर चुकी है। मेरे पति महेंद्र जी पिछले साल ही रिटायर हुए थे। 35 साल तक उन्होंने ईमानदारी से सरकारी नौकरी की, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी रिश्वत नहीं ली। बस यही सोचते थे रहे कि बेटा रोहन पढ़ लिख जाए, उससे बेहतर जिंदगी जिए। उस सुबह भी सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। मैं रसोई में चाय बना रही थी और मनी मन दवाइयों का हिसाब जोड़ रही थी। पेंशन आती तो थी, पर महीने के आखिरी हफ्ते में जेब खाली हो जाती थी। बाहर बरामदे में महेंद्र जी अखबार खोले बैठे थे, लेकिन मैं जानती थी कि उनकी नजरें खबरों पर नहीं, रोहन के बंद पड़े फोन पर थी। मैंने धीरे से कहा, जरा रोहन को फोन लगाइए ना। 2 दिन से बात नहीं हुई। उन्हें नंबर मिलाया, फोन फिर बंद। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, काम में व्यस्त होगा। पर एक माँ का दिल जानता है कुछ ठीक नहीं था। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो 2 अनजान आदमी खड़े थे। उनमें से एक ने सीधे कहा, 1 हफ्ते में मकान खाली कर दीजिए, अब ये घर हमारा है। मुझे लगा किसी ने कान के पास बम फोड़ दिया हो। क्या कह रहे हैं आप? ये हमारा घर है, हमारे पति ने बनाया है इसे। उन्होंने कागज सामने कर दिए। आपके बेटे रोहन ने रजिस्ट्री कर दी है, पूरे पैसे लेकर। मेरे हाथ सुन्न हो गए। पीछे देखा तो महेंद्र जी दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़े थे। उनकी आंखों में टूटन मैंने उस दिन देखी। वे शायद किसी पिता की आखिरी उम्मीद के टूटने की आवाज थी। कुछ महीने पहले रोहन ने कहा था, पापा बैंक से लोन ले लेना है, बस औपचारिकता है, ये साइन कर दीजिए। हमने बिना पढ़े साइन कर दिए, क्योंकि वह हमारा बेटा था। उस रात हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। मैं रसोई में बैठी रही, खाली बर्तन देखते हुए। महेंद्र जी छत को ताकते रहे। हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, जैसे कोई अपराध हमने किया हो। 1 हफ्ते बाद हमें ही अपना ही घर खाली करना पड़ा। सामान के 2 बक्से और कुछ यादें लेकर हम किराए के एक छोटे से कमरे में आ गए। मोहल्ले वाले दबी जुबान में कहते थे, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, पर कोई ये नहीं पूछता था कि माँ बाप पर क्या गुजरती है। महेंद्र जी दिन भर चुप रहने लगे। शाम को मंदिर के पास बैठ जाते। एक दिन वहाँ उनकी मुलाकात उनके पुराने सहकर्मी सूरज जी से हुई। उन्होंने हमारी हालत देखी तो पूछा। सब सुनकर बोले, एक कपड़ों की दुकान पर भरोसेमंद आदमी चाहिए, काम छोटा है पर इज्जत का है। महेंद्र जी ने तुरंत हाँ कर दी। मैंने घर जाकर सिलाई का काम पकड़ लिया। शुरू में बहुत शर्म आती थी। जिनके घर कभी हम मेहमान बनकर जाते थे, आज उनके दरवाजे पर काम मांगने खड़ी थी। पर फिर सोचा, मेहनत करने में कैसी शर्म। धीरे धीरे जिंदगी ने फिर से चलना शुरू किया। महेंद्र जी दुकान पर इतने प्यार से ग्राहकों से बात करते कि लोग बार बार आते। मैं रात देर तक सिलाई करती, उंगलियों में सुई चुभती, आंखें दुखती। लेकिन जब महीने के अंत में किराया समय पर दे पाती तो लगता जैसे कोई जंग जीत ली हो। एक शाम महेंद्र जी घर आए तो उनका चेहरा सफेद पड़ा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज दुकान पर रोहन आया था, अपनी होने वाली पत्नी के साथ। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। उसने आपको पहचाना? महेंद्र जी हंसे। एक अजीब सी हंसी थी। वह पहचाना पर अनजान बन गया। उस रात में सो नहीं पाई, सोचती रही, क्या सच में मैं अपने बेटे को पहचानने में गलती की? कुछ दिन बाद वही परिवार शादी का बड़ा ऑर्डर देने आया। डिलीवरी वाले दिन महेंद्र जी कपड़े लेकर होटल गए। मेरा मन बहुत बेचैन था, इसलिए मैं भी पीछे पीछे चली गई। मंडप सजा हुआ था, रोशनी, शोर, मेहमान, और बीच में मेरा बेटा दूल्हे के कपड़ों में। मैंने उसे दूर से देखा, है बहुत खुश दिख रहा था, जैसे हमारी कोई जरूरत ही नहीं रही। लेकिन तभी वह हंगामा मच गया। लड़की के परिवार को रोहन के पुराने दुखों के कागज मिल गए। पता चला कि उसने पहले भी लोगों को ठगा था। लड़की के पिता गुस्से में बोले, जिसने अपने माँ बाप को बेघर किया वे हमारा क्या होगा? मैंने देखा, पहली बार रोहन की आंखों में डर था। पुलिस आ गई, वे हमारे पास आए, मम्मी पापा मुझे बचा लीजिए। उस पल मेरा दिल माँ था और दिमाग टूटा हुआ इंसान। महेंद्र जी ने शांत आवाज में कहा, बेटा हमने तुम्हें हमेशा सच दिखाया था, पर अब जो बोया वही काटना होगा। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे जाते हुए देखती रही। आज भी जब शाम को दिया जलाती हूँ तो मन में यही आता है, शायद हमने उसे बहुत प्यार दिया, पर सही वक्त पर सख्ती नहीं की।
पर एक बात जरूर सीखी, माँ बाप टूटते जरूर हैं पर बिखरते नहीं हैं। हम फिर खड़े हुए अपने दम पर। उस दिन जब रोहन को पुलिस अपने साथ ले गई तो मेरे भीतर जैसे सब कुछ खाली हो गया था। माँ होने के नाते मेरा दिल उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन एक औरत होने के नाते जिसने अपमान और बेघर होने का दर्द झेला था, मैं चुप खड़ी रही। महेंद्र जी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों बिना किसी से कुछ कहे वापस अपने छोटे से किराए के घर आ गए। रास्ते पर दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं बोला। घर आकर मैंने चुपचाप चूल्हा जलाया, दाल चढ़ाई, लेकिन हाथ कांप रहे थे। महेंद्र जी चारपाई पर बैठे दीवार को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, सावित्री शायद गलती हमारी भी थी, हमने उसे जरूरत से ज्यादा आसान रास्ता दिखा दिया। मैंने धीरे से जवाब दिया, नहीं जी, हमने तो सिर्फ भरोसा किया था। अगले दिन से जिंदगी फिर उसी ढर्रे पर चलने लगी, पर जब हमारे भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। महेंद्र जी दुकान जाने लगे, मैं सिलाई सेंटर संभालने लगी। धीरे धीरे काम की चर्चा और फैल गई। कॉलोनी की महिला अपने कपड़े लेकर आने लगी। फिर एक दिन पास के स्कूल से यूनिफॉर्म सिलने का ऑर्डर मिल गया। मैंने 2 और औरतों को काम पर रख लिया। मुझे पहली बार लगा मैं सिर्फ किसी की माँ या पत्नी नहीं, खुद भी कुछ हूँ। उधर महेंद्र जी को दुकान के मालिक ने अकाउंट देखने की जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि उन्हें हिसाब किताब का अच्छा अनुभव था। दुकान का काम बढ़ता गया और हमारी आमदनी भी थोड़ी संभल गई। हमने छोटे से कमरे की जगह एक साफ सुथरा 2 कमरों का मकान किराए पर ले लिया। एक शाम डाकिया चिट्ठी लेकर गया। लिफाफे पर जेल का पता था। मेरे हाथ ठिठक गए। महेंद्र जी ने चिट्ठी खोली। रोहन ने लिखा था, वह 4 दीवारों के बीच से पहली बार समझ आया कि दौलत और शॉर्टकट के चाह में उसने क्या खो दिया। उसने लिखा था, उसे रातों को नींद नहीं आती, हर बार हमारा चेहरा सामने आ जाता है। उसने माफी मांगी थी और कहा था सजा पूरी होने के बाद वह हमारे पास आकर फिर से शुरू करना चाहता है, अगर हम उसे अपनाएं तो। चिट्ठी पढ़ते मेरी आंखें भीग गई। मैं माँ थी, मेरा दिल पिघल रहा था। मैंने महेंद्र जी की तरफ देखा। उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, सावित्री, माफ करना अलग बात है, फिर से भरोसा करना अलग। कई दिनों तक हम इस बात पर सोचते रहे। आखिर हमने उसे जवाब लिखा। महेंद्र जी ने लिखा कि बेटा, हम तुमसे नफरत तो नहीं करते, लेकिन जिंदगी ने हमें सिखा दिया कि सहारा सिर्फ खुद बनना पड़ता है। जब तुम सच में बदल जाओ और मेहनत की राह चुनो, तब हमारे दरवाजे खुले मिलेंगे, पर इस बार भरोसा कर्मों से कमाना होगा, शब्दों से नहीं। चिट्ठी भेजने के बाद मेरे मन को अजीब सी राहत मिली। महीनों बीत गए, हमारा काम और बढ़ गया। त्योहार के समय तो इतनी भीड़ हो जाती कि रात दिन सिलाई करनी पड़ती। महेंद्र जी अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी दिखते थे। एक दिन दुकान के मालिक ने कहा वे दूसरी शाखा खोलना चाहते हैं और उसकी जिम्मेदारी महेंद्र जी को देना चाहते हैं। मैंने देखा उनके चेहरे पर वर्षों बाद गर्व की चमक थी। हमने थोड़ी थोड़ी बचत शुरू की। 2 साल बाद हम एक छोटे से फ्लैट के मालिक बन गए। जिस दिन नए घर में पहली बार दिया जलाया, मेरी आंखों के सामने पुराना घर घूम गया जिसे हमने भरोसे से खो दिया था। फर्क बस इतना था कि उस घर में हम बेटे के सारे जी रहे थे और इस घर में अपने दम पर। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सामने रोहन खड़ा था, चेहरा झुका, आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। वह दुबला हो गया था। हमारे पास पैर पकड़ लिए और फुट फुट कर रोने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उसका सिर हिला दिया। महेंद्र जी ने उसे उठाकर अंदर बिठाया। कुछ देर तक चुप रही। फिर रोहन बोला, पापा, मैंने जेल में रहकर काम सीखा, अब छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, बस इतना चाहता हूँ कि कभी कभी आकर मिल सकूं। महेंद्र ने शांत स्वर में कहा, बेटा, इस घर के दरवाजे बंद नहीं है, पर याद रखना, अब ये घर हमारे आत्मसम्मान पर बना है। उस दिन हमने उसे खाना खिलाया। जाते वक्त उसने कहा, अब मैं आपका नाम झुकने नहीं दूंगा। उसके जाने के बाद मैं बालकनी में खड़ी आसमान देखती रही। जिंदगी ने हमें गिराया, रुलाया, अपने से चोट दिलवाई, लेकिन आखिरी में खड़ा भी किया। आज मैं दिल से कह सकती हूँ कि माँ बाप का दिल बड़ा जरूर होता है, पर वह सबक भी सिखाता है। हमने रोहन को माफ तो कर दिया, पर इस बार हमें उसे खुद अपनी जगह बनानी थी। अब जब शाम को हम दोनों चाय पीते हैं तो मन में डर नहीं, संतोष होता है। हमने सीखा कि औलाद सुख दे तो आशीर्वाद है, पर दुख दे तो अनुभव। पर जिंदगी किसी एक इंसान पर नहीं रुकती। अगर हिम्मत हो तो टूटा हुआ घर भी फिर से बस सकता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर
ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और यह भी ज़रूर बताइए कि आप ये मेरी कहानी कहाँ से देख रहे हैं। आपके एक लाइक से दोस्तों मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है नई कहानी लिखने के लिए। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।